फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो कठिन तो होगा, पर आप मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि आपको अपने बोर्ड में अच्छा करना है। आपने एक साल जो मेहनत की है, उस एक साल की मेहनत को आप ये एक दो महीने में, जो आलसी वाला दिन है जिसमें पढ़ने का मन नहीं करता, उसमें आप उस मेहनत को नुकसान नहीं कर रहे होंगे। आप उस मेहनत को मतलब फल लेने के लिए आप ये एक दो महीने भी अच्छे से मेहनत करके ही पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत सारी मुश्किलों को झेलते हुए आगे तो बढ़ना ही है आपको, क्योंकि इस ठंडी के मौसम में पढ़ना तो मुश्किल होता ही है, क्योंकि आलस्य तो आते ही हैं। जैसे ही हम बिस्तर कंबल ओढ़े तो नींद आना निश्चित ही हो जाती है। लेकिन फिर भी जो सीरियस है हमारे स्टूडेंट, अब बोर्ड आ गया, नींद तो आ रही नहीं होगी। तो अगर नींद नहीं आ रही है तो उसको बेकार में यूज मत कीजिएगा कि कहीं हम सोशल मीडिया पे लग जाएं, सोशल मीडिया में मतलब इस रील्स देखना स्टार्ट कर दें। ये सारा तो टेंशन में आके हमारे बच्चे, प्लीज़ ये मत करिएगा। आप पढ़ाई कीजिएगा कि आपको अगर नींद नहीं आ रही तो पढ़ाई कीजिए, ताकि आप का जो स्ट्रेस है वो बढ़े ना। आप पढ़ाई करेंगे ना तो फिर आपके वैसे ही जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन का टारगेट, तो आपके अंदर एक संतुष्टि आएगी। तो फिर आराम से आप अगर 2-3 घंटे भी सो लेंगे ना तो आपकी नींद पूरी हो जाएगी। देखिए, वैसे तो 6 घंटे सोना अनिवार्य है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी। आप अपने बॉडी को जितने में मतलब मैनेज करेंगे ना, कि हाँ आप अपने 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ आज इस समय मेहनत है, आप 2-4 घंटे सो ले तभी मैनेज कर ले, तो आपकी बॉडी मैनेज कर सकती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि उन्हें ज़्यादा सोने की होती है, तो प्लीज़ 6 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी सोने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये 3-4 महीने है ना, तो आपको तब तो पड़ेगा। तो देखिए, आज हम बायोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण, जहाँ से मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछे जाते हैं क्लास 12, तो आज हम उन सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे और श्योर है कि आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपके बोर्ड में, लॉन्ग क्वेश्चन में, और कहीं बाहर से नहीं आने वाले हैं। तो आइए हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं, और उन क्वेश्चन के देखने के बाद प्लीज आप उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे कि अगर उस क्वेश्चन आ जाए तो कभी आपके पास ये ना हो कि अरे काश मैं पढ़ लिया होता। आप अभी से इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें, जो है आप बिजी पुष्पों में लैंगिक जनन। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु जनन का जनन होता है। लघु बीजाणु का जनन पुंकेसर में और गुरु बीजाणु का जनन अंडाशय वाले भाग में यानी स्त्री केसर में होता है। तो इनकी पूरी निर्माण विधि आपको 5 नंबर में फिगर सहित बनाने के लिए आएगी। इस बायोलॉजी में आपको फिगर केवल पहले के चैप्टर से ही आते हैं, पहले और दूसरे से। तो प्लीज अगर फिगर उसमें जितने दिए हैं उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर 5 नंबर में जो आपसे पूछा जाता है, जनन तंत्र या नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र बना के कौन से भाग का क्या कार्य है उसका वर्णन करना है। तो आप 5 नंबर में ये आता है, इसे तैयार कर लीजिएगा। और यही चैप्टर है जो कि आपको फिगर यहीं से पूछने की संभावना है, दे देता है कभी कभी कि शुक्राणु का फिगर बना के उसका वर्णन कीजिए। और शुक्राणु भी है ना, उसमें ग्रीवा मतलब ऐसे हेड नेक टेल में बांटा हुआ है, सबके कार्य हैं तो उनको कार्य को भी डिनोट करना होता है। और 5 नंबर में जब पूछेगा तो नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र का वर्णन पूछेगा। फिर जो आता है जनसंख्या वाला चैप्टर, तो उसमें जनसंख्या विस्फोट और नियंत्रण, ये क्वेश्चन तो आपको 100% स्वेर है कि मतलब आपको और करके वहां पे देता है ना लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो ये जरूर आपको वहां पे देखने को मिल जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई चित्र वाला है तो आप कोशिश करिएगा कि हम चित्र वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझा के करें, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट में तो सबको ही लिखते हैं, तो आप थोड़ा सा अलग लिखिए, तभी तो आपकी कॉपी दूसरे से अलग होगी और आपके नंबर मिलेंगे। तो अगर आपको कोई फिगर दिया है, अगर उस पर अच्छे से आ रहा है तो प्लीज उसे ही आप कीजिएगा। फिर उसके बाद है मेंडल का नियम। आनुवंशिकता हम पढ़ते हैं तो उसमें मेंडल ने 3 नियम दिए थे, उन तीनों नियम का वर्णन आता है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। सबको विस्तार से आपको मतलब क्रॉस बना बना के समझाना होता है। कोई ना कोई उसमें से सारा नहीं पूछता है, 2 पूछ देगा अगर इसमें से पूछ रहा है तो, और उदाहरण पूछ देगा।
फिर उसके बाद डीएनए की रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए कि डीएनए किससे मिलके बना हुआ है और उसको संरचना कैसी होती है, उसका सचित्र वर्णन कीजिए। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम रोग वाले चैप्टर पे आ जाते हैं। तो उसमें मलेरिया, कैंसर, एड्स, ये जो रोग होते हैं, इन रोग में से जरूर आपको कोई मिल जाएगा कि इसका वाहक कौन है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके मतलब कुछ उपाय क्या है। जैसे एड्स और मतलब कैंसर के तो अभी उपाय मिले नहीं है, बाकी मलेरिया के क्या उपाय है, कौन सी दवाई ली जाती है, तो वो सब आपको यहाँ पे लिखना होगा। सभी रोगों का वर्णन अच्छे से कि हाँ मलेरिया, फिर इसका वाहक, फिर लक्षण, ऐसे आपको हेडिंग डाल डाल के अच्छे से इसको लिखनी होगी, क्योंकि 5 नंबर आपको लेने हैं। फिर उसके बाद इसमें प्रतिरक्षा तंत्र, जैसे हम रोग पढ़ते हैं तो उसमें आ जाता है प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार। तो 4 प्रकार की होती है, जैसे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिर सेल्यूलर तथा इंटरफेरॉन्स। तो ये 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले बाहर स्किन आ जाता है, वो आउट करेगी। फिर आपकी ग्रंथियां कुछ सिक्रीशन करके आउट करेंगे। फिर जब वो बाहर जाती हैं तो आपकी कोशिकाएं जो होती है, फैगोसाइटिक कोशिकाएं, यानी जो आपकी WBC होती है वो वर्क करती है। फिर वो भी जब आती है तो एक लास्ट में इंटरफेरॉन्स रहता है, वो कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन करवाता है। तो जब वो सब प्रतिरक्षा तंत्र लड़ लेते हैं, अगर आपके जो वायरस अंदर आया है वो उन सबों से लड़ने पे जीत जाता है, तभी आप बीमार पड़ते हैं। और वैसे तो आए दिन होता रहता है हमारा किसी न किसी के प्रति संक्रमण, तो वो हमारा जो इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग रहता है तो उनको वो हरा देता है। तो हमारे शरीर ने भगवान जी ने या किसी ने भी संगठन तो बहुत ही बेहतर है कि ये हर एक चीज से तैयार रहता है लड़ने के लिए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्कोहल एवं ड्रग्स से कुप्रयोग, रोकथाम एवं उपचार। तो ये भी होता है, आपको लिखना यहाँ पे जरूरी, क्योंकि ये भी बहुत कंडीशन में ये तो पूछ ही देता है वहां पे और करके। फिर उसके बाद जैव नियंत्रण के रूप में सूक्ष्म जीव, यानी जैव नियंत्रण हम करना कर रहे हैं जैव नियंत्रण, क्योंकि हम रासायनिक चीजों का जो यूज है ना वो कम करना चाह रहे हैं। तो खेतों में अगर हम यूरिया नहीं डालेंगे तो वो अच्छी होगी नहीं, तो हम सोचे अगर कुछ दवाइयां नहीं मारेंगे तो उसे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम थी, तो हम साइंटिस्ट जो थे ना वो कुछ जीवों को लेके आए। जैसे कि आप बीटी कॉटन, बीटी बैगन का नाम सुने होंगे। तो बीटी का मतलब ये होता है, जैसे इसमें जैव नियंत्रण में जो आ जाता है एक बीटी आ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है बैसिलस पूरी थुरेंजेंसिस। ये होता है एक जीवाणु जो कि बीटी फसलों में इसके जीन्स को डाल दिया जाता है, और उसको जैसे ही टिड्डे खाते हैं तो उनके लार ग्रंथि में एक टॉक्सिन्स होता है, और ये जब जीवाणु रहित बीटी फसल को खाते हैं तो वो जाके उनको वही टॉक्सिन्स पहले तो वो विष बन जाता है। पहले वो सही रहता है कि पहले वो मान लीजिए बीटी वाली फसल नहीं खा रहे तो फसलों को बर्बाद करने में सफल रहे, लेकिन जैसे ही साइंटिस्टों ने बीटी को डाला तो वो खाए तो खुद खाने की वजह से ही मर गए वो, यानी एक जहर का काम कर गया। तो इस पे आपको महत्व लिखना होता है। फिर डीएनए पुनर्योगस तकनीकी के बारे में आपको लिखना पड़ता है। तो इसमें क्या है, डीएनए पुनर्योगस तकनीकी में हम पूरा वही नहीं कि हम डिजायर डीएनए लेके आते हैं, फिर आइसोलेशन काटते पीटते हैं, जोड़ते हैं, फिर डाल देते हैं। तो ये सारी तकनीकी है, उसको मैं आपको बारे में लिखना होता है। एक बार आप प्रोसेस पढ़ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगी। फिर एक मानव जीनोम परियोजना होती है, कभी कभी मेगा प्रोजेक्ट जिसे बोला जाता है। इस पे भी कभी कभी आपको टिप्पणी पूछ देता है। तो इसमें कब शुरू हुई थी, किसने की थी, क्या क्या चीजें लगा था, कितना खर्चा आया था, तो वो सारी आपको इस परियोजना में लिख देना है। एक बार पढ़ लेंगे। और हमने बताया भी है मानव जीनोम परियोजना डीएनए वाले चैप्टर में, तो आप देख सकते हैं वहां पे जाके। फिर आप लास्ट के चैप्टर पारिस्थितिकी अनुकूलन, पारिस्थितिकी वाला जो चैप्टर उसमें अनुकूलन वाले से चैप्टर आता कि कौन किसके अनुकूल। देखिए जो जीव अनुकूल रह गए वही आगे अपने संतति को बना सके, और जो प्रतिकूल रहे वो चले गए। तो ये सारी चीजें हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है जैव विविधता तथा इसका संरक्षण। जैव विविधता क्या है इसके बारे में सबसे पहले लिखेंगे, ये नहीं कि सबसे पहले संरक्षण, सबसे पहले जैव विविधता क्या है इसको अच्छे से 4-5 लाइन में इसकी डिफिनेशन है, एक दो दे दीजिएगा डिफिनेशन। फिर उसका संरक्षण किया जाता है 2 भागों में,
इन सीटू तथा एक्स सीटू, स्वस्थानीय तथा बाह्य स्थानीय संरक्षण, तो इनमें आपको वर्णन करना रहता है। जो बाह्य स्थानीय होता है इसमें हम क्या रहे मतलब प्रस्थाने बनाए जाते, पूर्वावास केंद्र बनाए जाते हैं, मतलब इसका हो गया बाह्य स्थाने संस्थाने और ये स्वस्थाने संरक्षण। इसमें जो आते हैं राष्ट्रीय उद्यान और इसमें पूर्वावास केंद्र। जैसे लखनऊ में बनाया गया कुकरैल घड़ियाल के लिए, और राष्ट्रीय उद्यान भी आप तैयार कर लेंगे यहाँ से, कुछ तो इनके बारे में लिख देंगे और कुछ इनके, तो ये आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और राष्ट्रीय उद्यान जैसे ही तैयार करेंगे तो आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यू वाले प्लस पॉइंट मिल जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो दुधवा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके बाद सबसे पहले कौन राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, तो वो है कार्बेट, जिसका हेले नाम था पहले। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहले नाम था इसका हेले, और ये 1936 में बनाया गया था आज़ादी से पहले। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण के बारे में भी आपको लिखना होता है कि हम वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी कुछ विधियां आपको दी हैं। तो एक बार इस चैप्टर को बस एक बार रिवीजन कर लेंगे ना, तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ से 20 मान लीजिए 4 या कितने नंबर तो यहाँ से फिक्स हो ही जाएंगे, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, लॉन्ग क्वेश्चन से आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन से तैयार करने से हम अधिक नंबर ले सकते हैं। तो प्लीज इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक में से किसी पे भी आपको लेक्चर चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। तो इसी के साथ सेशंस का एंड करते हैं। अगर आपको सेशंस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, कि उनकी भी हेल्प हो सके। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और प्लीज़ वर्क हार्ड एंड कीप कंटिन्यू योर स्टडी।